नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके एमपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम अपने एपिसोड नंबर 7 में वर्ष 2017 में पूछे गए जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कहता है कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र गमन होता है, यानी कि ध्वनि तरंग जो होती है, साउंड वेव होती हैं, वो सबसे ज़्यादा तेज फास्टेस्ट किस में चलती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ध्वनि तरंगें जो होती हैं कैसी तरंगें होती हैं। तो ये जो होती है अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये तरंगें जो होती हैं हमारी लाइट वेव से अलग होती हैं। लाइट वेव हमारी ट्रांसवर्स होती हैं, इस तरीके से गमन करती हैं, लेकिन जो ध्वनि की तरंगें होती हैं वो यहाँ पर कणों में संकुचन और विरलता के माध्यम से जो है आगे गमन करती हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, ध्वनि तरंग जो हमारी है वो उत्पन्न कैसे होती हैं। जब भी किसी वस्तु में अगर कंपन होता है तो वहाँ क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है, उसकी वजह से ये जो तरंगें हैं वो उत्पन्न होती हैं। यानी कि जब भी किसी वस्तु में कंपन होगा तो वहाँ पे ध्वनि तरंगें उत्पन्न होंगी। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल देके अगर बताऊँ, जो लोग गिटार बजाते हैं वो जो वायर्स होते हैं वो सिर्फ वायर्स हिलते हैं, उनका कंपन होता है और उसी कंपन से एक अच्छी सी सुरीली सी आवाज़ जो है, ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कहाँ पर यह है जो सबसे तेज गमन करेंगी। तो ये जो है सबसे तेज जो गमन करती हैं वो ठोस में करती हैं। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से बहुत तीव्रता से जो है गमन करती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि गैस में और जो तरल माध्यम है वहाँ पे किस तरीके से गमन करेंगी, तो गैस में ये सबसे स्लो गमन करती हैं। यानी कि अगर इसकी स्पीड बताऊँ मैं आपको तो 343 मीटर पर सेकेंड होती है गैस में। और जो लिक्विड होता है, लिक्विड में जो इसकी स्पीड होती है वो तकरीबन जो गैस में स्पीड होती है उसके तकरीबन 5 गुना होती है। तो ये होती है हमारी 1482 मीटर पर सेकेंड के करीब होती है। और वहीं अगर सॉलिड की बात करते हैं तो ये तकरीबन 15 गुना के आसपास होती है जितनी हमारी गैस में इसकी स्पीड होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये कहाँ पर ठोस क्यों हमारे जो ठोस है उसमें तीव्रता से गमन करती है, क्योंकि यहाँ पे जो कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं। जो तरल माध्यम होता है वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो दूरी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो गैस होती है वहाँ पे कण और भी ज़्यादा दूरी पे स्थित होते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की आँख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है। जो हम आँखों से जो भी चीज़ देखते हैं उसका कहीं ना कहीं पे उसकी एक रिफ्लेक्शन बनता है, एक प्रतिबिंब बनता है। तो वो कहाँ बनता है हमारी आँख में। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये फिगर लिया है, यहाँ देखो ये हमारा आईज का जो है फिगर है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये पीछे की तरफ ये जो पतली सी झिल्ली है ये होता है हमारा रेटिना। तो यहाँ पर जो है हमारी आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ पर बनता है। अब जो रेटिना होता है वो होता क्या है, उत्तक की एक पतली सी परत होती है रेटिना, और जो हमारी आँख के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पर अवस्थित होती है। यहाँ पर कुछ प्रकाशगही जो कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं। अब ये प्रकाशगही कोशिकाएं करती क्या है कि ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, ये रंग को आइडेंटिफाई करती हैं और साथ ही साथ प्रकाश की गति को भी आइडेंटिफाई करती हैं। और यहाँ पर जो ये कोशिकाएं होती हैं, ये सारी कोशिकाएं इन सारी ही इंफॉर्मेशन को एकत्रित करके उनकी प्रोसेसिंग करती हैं, और वो प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि नर्वस सिस्टम है उसको दे देती हैं, ताकि ये ब्रेन तक पूरी इमेज जो बनी है वो पहुंच जाए। जो भी यहाँ पे इमेज बनी है या जो भी इन जो तंत्रिकाएं हैं यहाँ पर जो भी यहाँ पे कोशिकाएं हैं, प्रकाशगही कोशिकाएं, वो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रोसेस करी है वो हमारे दिमाग तक पहुँच जाती है एक इमेज की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर बाकी चीज़ें जो हमारे को ऑप्शन में बताई गई हैं वो है हमारा कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, कॉर्निया हमारी जो आँख होती है उसके सबसे आगे का जो हिस्सा होता है आँख का, वो पारदर्शी जो सबसे आगे का हिस्सा होता है वो हमारा कॉर्निया होता है। इसमें हमारा प्यूपिल, लेंस और आइरिस सब जो है इसमें इंक्लूड होता है। हमारा जो आइरिस होता है वो क्या करता है, हमारी आँख की जो पुतली होती है उसके साइज़ को जो है नियंत्रित करता है। आपने कभी देखा हो कि हमारी आँख प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं,
ये तो आप सभी जानते हैं, अगर आपकी आंखों पे बहुत तेज़ लाइट पड़ती है तो क्या होता है, आपकी आंख अपने आप बंद हो जाती है, और या फिर आंखें बहुत ऐसे छोटी सी हो जाती हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, जो हमारी आसपास जो मसल्स हैं, आइरिस मसल्स हैं, वो हमारी आँख की जो पुतलियाँ होती हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना पे जो है इसकी इमेज बनती है। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेंस की शक्ति मापी जाती है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लेंस की जो शक्ति होती है वो होती क्या है। कोई भी अगर लेंस है, उस पर कोई भी किसी भी तरीके का प्रकाश पड़ रहा है, तो वो प्रकाश के किरणों को अभिसरित या विस्तरित करने की जो उसकी क्षमता होती है, उसको कहा जाता है उस लेंस की शक्ति। अब यहाँ देखो, हमने ये तो समझ लिया कि लेंस की शक्ति होती क्या है। अब इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है, वो होती है हमारी डायोप्टर। डायोप्टर में इसे नापा जाता है। ये होती क्या है, मान लो कोई लेंस है, मान लिया ये लेंस है, इस लेंस की एक फोकल लेंथ होती है, ठीक है। अब ये जो लेंस की यूनिट नापी जाती है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, यानी कि जो हमारे यहाँ पे डायोप्टर है, डायोप्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा डी से। और ये डी होता क्या है, जितनी भी हमारी लेंस की फोकल लेंथ होती है, उस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/f होगा हमारा डायोप्टर। अगर हम आपको बताएं तो आपकी जो आँख है, आँख के अंदर जो लेंस है, उसकी जो लेंस की शक्ति है वो है हमारी 40 डायोप्टर, यानी कि 40 डायोप्टर के आसपास आपकी आँख का जो लेंस है या कॉर्निया है, उसकी लेंस की शक्ति है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि संवहन के द्वारा जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो किन किन तरीकों से हो सकता है। तो हम आपको बताएं कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो 3 माध्यमों से ये हो सकता है। पहला है हमारा कंडक्शन, जिसे हम चालन कहते हैं हिंदी में। दूसरा है कन्वेंशन, जिसे हम कहते हैं कि संवहन। और तीसरा होता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन तो विकिरण होता है, जिसे आप सभी जानते हैं। अब ये तीनों होते क्या हैं, इसे समझते हैं। जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन में क्या होता है कि ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। अब होता क्या है, मान लीजिए एक लोहे की छड़ है, हमने इस लोहे की छड़ को इस हिस्से से आग पर रख दिया, और आग पर रखने के बाद हम इसे इधर से पकड़े रहें दूसरी साइड से, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसका ये वाला सिरा भी काफ़ी तेज़ी से गर्म होने लगेगा, और कुछ टाइम बाद वो इतना गर्म हो जाएगा कि हम इस छड़ को पकड़ नहीं पाएंगे। ये किस वजह से होता है, तो ये होता है चालन की वजह से। अब चालन में होता क्या है, मान लीजिए ये एक आपकी ठोस जो है लोहे की एक छड़ थी, इसमें क्या है सारे पार्टिकल बहुत पास पास होंगे, तो ये क्या करेगा, ऊष्मा का इस तरीके से स्थानांतरण करता चला जाएगा, एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरण करता जाएगा कंपन के द्वारा। अब होगा क्या, इस तरीके से ये लास्ट की, अगर हम यहाँ पर बर्नर से इसे गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर लास्ट तक ये जो है ऊष्मा पहुँच जाएगी, और इस कोने पर हमें जो है गर्माहट महसूस होने लगेगी। ये होता है चालन का माध्यम। अगर आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दें, आप एक क्लासरूम में बैठे हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और आपको वहाँ पर बहुत खचाखच भरा हुआ जो क्लासरूम है, आगे आपका टीचर पढ़ा रहा है, वो टीचर आपको एक बुक दे दे या पेन दे दे और कहे कि पीछे वाले स्टूडेंट को आप जो है पास कर दीजिए। अब वहाँ पे ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप निकल के जाएं और जाके पीछे दे के आएँ, क्योंकि वहाँ पे आपका आधा घंटे की क्लास तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, अपने पीछे वाले को बोल देंगे ये पास कर दो, और पास करते करते वो लास्ट तक जो है वो पेन या बुक पहुँच जाएगी। तो ये जो है चालन हुआ। अब यहाँ पर ही अगर हम आपको बताएं कन्वेंशन या संवहन क्या होता है, आपको एक बुक दी, क्लास में बहुत कम स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल पास नहीं है, काफ़ी दूरी डिस्टेंस है उनके बीच में। तो क्या करेंगे, आप उठ के जाएंगे अपनी सीट से, वो पेन लेके, और पीछे जिसको भी देने के लिए कहा गया है उसे जाके वो पेन या बुक दे आएंगे। तो ये होता है हमारा संवहन। ये होता है गैस में या फिर ये होता है लिक्विड में, यानी कि तरल पदार्थ में, जिसे हम कहते हैं द्रव, या द्रव में होता है। तो क्योंकि जो हमारा सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास हैं, एकदम सटे हुए हैं, और जो द्रव है और गैस है इसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे संवहन के द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब बात करते हैं हम रेडिएशन की।
तो रेडिएशन जो होती हैं ये विकिरण के माध्यम से हमारे पास ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। देखिए जो सन है, सन बहुत दूर होता है, लेकिन हम यहाँ नीचे पृथ्वी पर बैठे हैं और यहाँ पर हमें गर्माहट महसूस होती है। वो किसकी वजह से होती है? वो यहाँ से जो विकिरण आ रहा है उसकी वजह से होती है, यानी कि रेडिएशन की वजह से होती है। अब देखो ये रेडिएशन जो होते हैं ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, मतलब इन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ना ठोस, ना लिक्विड, ना गैसियस, कोई भी माध्यम अगर नहीं होगा तो ये वहाँ पर भी गमन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इन्हें पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही चलते चले जाएंगे। तो इसी माध्यम से हमारे पास तक जो है सूर्य की ऊष्मा पहुँचती है। तो ये तीनों जो डिफरेंसेस हैं आपको समझ में आया कि ऊष्मा का स्थानांतरण किन 3 तरीक़ों से होता है। तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं। अब वो कह रहा है संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ पर हो सकता है। पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है ठोस और द्रव में। मैंने आपको बताया था कि ठोस में आपका ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है किस तरीके से होता है, जो चालन के या संचालन के माध्यम से होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में भी आपको ठोस बता रहा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो और साथ में आपको निर्वात बोल रहा है, निर्वात में किस माध्यम से होता है, तो रेडिएशन के माध्यम से होता है, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं विकिरण के माध्यम से होता है। तीसरा ऑप्शन में आपको बोल रहा है गैस और द्रव में। तो ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है तड़ित या बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो देखिए जो हम आकाश में बिजली चमकते हुए देखते हैं उसकी वजह से कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर वो पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी भी जल जाती है, तो वृक्षों में आग भी उससे लग सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है विद्युत ऊर्जा होती है, इस वजह से इसमें जो है आग लगने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर आपको एक पूरा प्रोसेस समझाने का मैं प्रयास करती हूँ कि ये होता क्या है। देखिए जो आकाश में बिजली चमकती है ये होता किस वजह से है, नीचे जो डिस्चार्ज होता है, अगर वहाँ पर वायुमंडल है तो वायुमंडल में जो विद्युत के आवेश होते हैं यानी कि विद्युत चार्जेस जो होते हैं वो डिस्चार्ज जब होते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है और हमारी जो बिजली है वो ज़मीन पर गिरती है, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कहते हैं कि आग भी लग सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर किसी इंसान के ऊपर गिर जाए हो तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब ये बिजली में होता क्या है, जब आप आकाश में देखते हैं कि बिजली चमक रही है, ठीक है, आवाज़ नहीं आती, सिर्फ बिजली हल्की हल्की चमकती है और कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। तो बिजली का चमकने का कारण क्या होता है कि जो हमारे बादल हैं, बादलों में हल्की सी नमी होती है, और वो नमी किस कारण से होती है, जो हमारे जल के छोटे छोटे कण उन बादलों में होते हैं। मान लीजिए यहाँ बादल है तो बादलों में जल के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनकी वजह से यहाँ आकाश में जो है बिजली इस तरीके से चमकती है। अब जब ये बादलों में जो जल के कण हैं यहाँ से अगर इस तरीके से हवा चले तो क्या होगा, इनके बीच में एक फ्रिक्शन होगा और उस फ्रिक्शन की वजह से जो बिजली उत्पन्न हो, उस फ्रिक्शन की वजह से जो है ये बिजली उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर जब ये सारी प्रोसेस होगी तो होगा क्या, जो यहाँ पे जल के पार्टिकल हैं यानी कि H2O के जो पार्टिकल हैं वो जो है चार्ज हो जाएंगे। अब चार्ज में वो या तो नेगेटिव चार्ज होंगे या पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब मान लीजिए 2 बादल हम यहाँ पे मान लेते हैं, एक बादल ये है, एक बादल ये है। यहाँ पर जो कण थे जल के वो पॉजिटिवली चार्ज हुए और इस वाले बादल में जो जल के कण थे वो नेगेटिवली चार्ज हुए। अब क्या होगा कि कभी ना कभी ये दोनों बादल आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, और जब ये एक दूसरे के पास आके टकराएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है विद्युत ऊर्जा यहाँ से निकलेगी और ये जो है ज़मीन पर आएगी और जिसकी वजह से वृक्षों में आग लग सकती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न कह रहा है किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है और कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद जो है रुक जाती है। तो गेंद को रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, अब देखो कोई भी चीज़ एकदम से तो नहीं रुकती अगर आप लुढ़काएं। अगर आप किसी गेंद को लुढ़काते हैं तो क्या होता है, पहले उसकी स्पीड थोड़ी धीरे होगी फिर वो जाके रुकेगी। अब वो ये पूछ रहा है कि ये स्पीड जो है ये कम क्यों हो रही है, ये किस वजह से कम होती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में भी आपने फोर्स लगाया और उसकी गति हो रही है उस गति के अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स काम करता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। वो गेंद जिस भी दिशा में गति कर रही है उसके विपरीत एक और फोर्स लगेगा जो उसे रोकने का प्रयास करेगा
और जिसकी वजह से पहले उसकी स्पीड जो है धीरे होगी और फिर वो कुछ दूर जाके रुक जाएगी। तो ये चीज़, इसका जो आंसर होगा यहाँ पे देखिए, बल्लेबाज ने गेंद पर पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं करा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसने जो बॉल है वो अगर मूव कर गई है या वहाँ से चली गई है तो इसका मतलब उस पर पर्याप्त फोर्स लगा है, इसीलिए वो वहाँ से मूव करी है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, यह भी नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, गेंद की गति की दिशा के विपरीत एक और बल जो है कार्य करता है जिसकी वजह से वो रुक जाती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मानव के में जो गुर्दे होते हैं वो निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रणालियाँ चलती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रणाली चलती है, हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, इसी तरीके से हमारा एक होता है एक्सक्रीशन सिस्टम, जिसका अंग होते हैं हमारी किडनी या गुर्दे। यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या दे रहा है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का काम करते हैं हमारे गुर्दे। कौन कौन से 5 अंग होते हैं जो इस प्रणाली में काम करते हैं, तो हमारी किडनी काम करती है, हमारा लिवर जिसे यकृत कहा जाता है वो काम करता है, स्किन, लंग्स, इंटेस्टाइन, ये 5 हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। जो हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो इसी एक्सक्रीशन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। अब देखो होता क्या है, जो हमारी किडनी है, किडनी आपने देखी होगी इस तरीके की बीम शेप में, जैसा सेम का बीज होता है इस तरीके की इसकी शेप होती है। यहाँ से एक हमारी आर्टरी गई, यहाँ थोड़ी बड़ी आर्टरीज होंगी, अंदर जाके बहुत पतली पतले थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। यहाँ पर होते हैं हमारे नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनी में, ये यहाँ पर करते क्या है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे ब्लड में होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे जो ब्लड में जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो एज इट इज़ बने रहते हैं। तो ये इसका आंसर हमने देख लिया। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हैजा है, हैजा जो है जीवाणुओं के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के माध्यम से नहीं होता। जो डिप्थीरिया है ये भी हमारा जीवाणुओं के माध्यम से होता है, और जो निमोनिया है ये भी जीवाणुओं के माध्यम से होता है। अब बचा हमारा मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है, और ये जो होता है प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण से ये होता है। इसमें होता क्या है कि हमें बहुत तेज़ बुखार आ जाता है और बॉडी पेन करने लगती है, ये सारे इसके जो है लक्षण होते हैं। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ए, और किन साइंटिस्टों ने उनकी खोज करी है वो बताया है। तो देखिए जो विटामिन ए है उसके आगे लिखा है मैकुलन। अब देखो विटामिन ए और बी दोनों की ही खोज जो है मैकुलन ने की थी, और विटामिन सी जो है उसकी खोज की थी जेम्स लीड ने। लेकिन जो विटामिन डी है, विटामिन डी की खोज जो है पॉल मूलर ने नहीं की थी। पॉल मूलर ने जो खोज की थी वो की थी डीडीटी की। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। इसको यूज़ कहाँ करते हैं हम, कीटनाशक के रूप में जो किसान है वो अपनी फसलों में इसका यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे बताएं कि विटामिन डी की फिर खोज की किसने थी, तो हॉपकिंस थे, हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी। तो ये वाला जो है हमारा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज हैं, ये होते क्या हैं, तो ये जो है जीवाणु को संक्रमित करने वाला एक जो वायरस होता है उसे कहा जाता है जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरियोफेज। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे एक लुब्रिकेंट के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा क्यूपाइट। क्यूपाइट जो होता है ये तांबे का एक अयस्क होता है, और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हमारा यूज़ किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट। इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। जो करते क्या है, जो हमारे न्यूट्रॉन हैं,
न्यूट्रॉन के जो स्पीड है उसे कम कर देते हैं, ताकि वो बहुत जल्दी, अगर उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमने जो उसमें अपना फ्यूल रखा है यूरेनियम, उसके साथ वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। तो वहाँ पे उनकी स्पीड को कम करने के लिए ग्रेफाइट की जो है इलेक्ट्रोड डाली जाती है, वहाँ इनका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको नॉर्मल एग्जाम्पल होता है, आप लोग पेंसिल यूज़ करते हैं, पेंसिल के बीच में जो पॉइंट होता है जिससे आप लिखते हैं वो भी हमारा ग्रेफाइट का बना होता है। तो यहाँ पे एक लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। अब देखिए हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट हमारे जो है लोहे के अयस्क होते हैं, और क्रायोलाइट की बात करें तो क्रायोलाइट जो है हमारे एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है हास्य गैस, यानी कि जो लाफिंग गैस होती है, लाफिंग गैस क्या होती है। तो लाफिंग गैस हमारी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के तौर पे यूज़ किया जाता है। आपने देखा हो एक टीयर गैस होती है, जब कहीं पे हमारी पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करना होता है तो वहाँ पे टीयर गैस यूज़ की जाती है। अब ये जो लाफिंग गैस है इसका और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये जो गैस होती है इसका दंत चिकित्सा में भी, जो हमारा टीथ होता है उसकी चिकित्सा के लिए भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहता है अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो अफीम होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि अफीम की खेती की जाती है, और अफीम को एक दवाई के तौर पर जो डिप्रेशन के पेशेंट लोग होते हैं वहाँ पर उसको ड्रग के तौर पर ड्रग बनाई जाती है, उसको दिया जाता है। तो ये अफीम का जो नाम होता है वो होता है पेपेवर सोमनीफेरम, ये इसका नाम होता है। अब अगर आपको बताएं तो एक जो हमारा मंदसौर है एमपी में, जहाँ पर अफीम की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जो राजस्थान में है, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये तीनों जो ज़िले हैं उन्हें मिलाकर जो खेती इनमें की जाती है वो तकरीबन हमारी पूरी 80% जो भारत में खेती होती है उसका 80% इन 3 जिलों से खेती का से आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनका विभाजन होता रहता है। क्यों, आपने सुना भी होगा हमारी डेड सेल बन गई हैं, डेड सेल्स हट जाएंगी, है ना। तो ये जो डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल हटने के बाद नीचे एक स्किन बनती है, जो कि नई कोशिकाएं वहाँ पे आ जाती हैं। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होती रहती हैं, सेल का डिवीज़न होता रहता है, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और कुछ कोशिकाएं मरती रहती हैं, और वो नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं की जो है जगह ले लेती हैं। अब देखो जो विभाजन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री। जो समसूत्री विभाजन होता है इसे कहा जाता है माइटोसिस इंग्लिश में, और जो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है इसे कहा जाता है मियोसिस। अब देखो जो हमारी पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, कहीं पे भी अगर सेल का डिवीज़न होगा तो वो माइटोसिस से होता है, लेकिन मियोसिस से जो डिवीज़न होता है वो हमारी जो प्रजनन कोशिकाएं होती हैं उनका डिवीज़न जो होता है वो मियोसिस से होता है। क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से, मान लो एक सेल है, उसका डिवीज़न अगर हो रहा है तो कितने सेल बनते हैं, 2 सेल बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मियोसिस से अगर डिवीज़न होता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो है 4 सेल्स बनते हैं अलग। यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, वो 46 होते हैं एक सेल में, तो नीचे जो भी कोशिका बनेंगी उसमें जो है गुणसूत्र बराबर रहते हैं, 46 के 46 रहेंगे। लेकिन जो मायोसिस में डिवीज़न होगा उसमें क्या होगा, ये जो गुणसूत्र है ये 23 हो जाते हैं, मतलब हाफ गुणसूत्र हो जाते हैं। तो ये कहाँ पे होती है, प्रजनन कोशिकाएं होती है जहाँ पे ये डिवीज़न होता है। तो जो हमारा पौधा है, पौधे के प्रजनन पार्ट्स कौन से होते हैं, हमारा एक तो एंथर होता है और दूसरा होता है स्टिग्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो व वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं। अब देखो सबसे पहले ये कह रहा है चैट। तो चैट में ना तो ऑडियो के माध्यम से ये होता है, वहाँ पे आप किसी की आवाज़ तो सुनते नहीं है, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज आता है उसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। ना ही आप किसी की फ़ोटो देख पाते हैं, सिर्फ एक टेक्स्ट आप देखते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा ये कह रहा है ईमेल। ईमेल भी सेम चीज़ है, वहाँ पर आपको एक टेक्स्ट भेजा जाता है जिसे आप देखते हैं, वहाँ पे कोई ऑडियो या वीडियो नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम सामने वाले को देख भी पाते हैं और साथ ही साथ हम उसकी आवाज़ भी सुन पाते हैं, सारी गतिविधियाँ उसकी देख पाते हैं। और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? अगर हम बात करें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, सबसे पहले आपको एक कैमरा चाहिएगा, जो हम देखते हैं हमारे सेल फोन में जो फ्रंट कैमरा होता है वो इसमें हमारी हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको एक स्क्रीन चाहिएगी जिस पे आप सामने वाले की इमेज जो है वो देख सकें। उसके साथ आपको एक माइक्रोफोन चाहिएगा जिससे आपकी आवाज़ जो है डिजिटल वे में कन्वर्ट होकर वहाँ तक पहुँच सके, डिजिटल फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जा सके। और साथ ही साथ आपको एक स्पीकर चाहिएगा। ये 4 चीज़ें आपको वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं आपको इसका आंसर भी ना बताऊं तो आप अपने कॉमन सेंस से इसका आंसर देख सकते हैं। यहाँ लिखा है गूगल एप्स। अगर हम बात कर रहे हैं किसी ऐप की तो वो ऐप कभी भी ब्राउज़र नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन दिए हैं जैसे कि ओपेरा, विवाल्डी, मोजिला फायरफॉक्स, ये भी आपका एक वेब ब्राउज़र है। अगर यहाँ पे गूगल एप्स की जगह पे दिया होता आपको गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउज़र हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। तो जो हमारे क्रैकर्स होते हैं वो होते क्या हैं, बेसिकली जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं इन्हें कहा जाता है क्रैकर्स। आप अपने लैपटॉप में कभी भी लेके आते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर का आप क्रैक वर्जन ले आए, तो उससे होता क्या है, कभी कभी उसमें आपको अपने लैपटॉप की सारी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसे ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वो सॉफ्टवेयर जो क्रैकर्स होते हैं उसमें इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि आपका जो सिस्टम है उसकी वो पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से चुरा लेंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से जो क्रैकर्स होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाके आपकी जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे चुरा सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, आपके जो सिस्टम है उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है डक डक गो है। ये क्या है? ये हमारा एक सर्च इंजन है जिसे जो है 2008 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो हमारे गैब्रियल बेनबर्ग थे उन्होंने इसे शुरू करा था। और ये जो है बिल्कुल गूगल की तरह का एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया था, बिल्कुल गूगल की तरह ये काम करता था। जैसे गूगल के पेज पर सिर्फ हमें एक सर्च बार दिखता है, ऐसे ही इसके जो होम पेज होता था उस पर सिर्फ हमें एक सर्च बार ही दिखता था। तो ये हमारा एक सर्च इंजन की तरह काम करता था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईथरनेट एक उदाहरण है। तो ईथरनेट जो है हमारा एक लैन का उदाहरण है। ईथरनेट लैन जो है लैन के माध्यम से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन हमारी जाती है वो 3 तरीके से मेनली जाती है। एक होता है लैन, जो हमारा लोकल एरिया होता है, यानी कि जैसे कि हमारा ऑफिस हुआ या स्कूल हुए, हॉस्पिटल्स हुए, यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो लैन यूज़ करा जाता है। वहाँ पे बस टोपोलॉजी यूज़ की जाती है, मतलब कि एक इस तरीके की बस होगी, यहाँ पर अलग अलग जो है सिस्टम्स जुड़े होंगे, जो जहाँ पर इस जो भी सिस्टम है वो यहाँ पर अपनी इस बस पे अपनी जो है इंफॉर्मेशन रखेगा और वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे पहुँच जाएगी। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है मैन। ये क्या करता है, कोई ये यहाँ पर क्या था, एक बहुत छोटा सा एरिया था, स्कूल या कोई ऑफिस। मैन जो होता है ये थोड़ा बड़ा एरिया लेता है। इसमें क्या होगा, कोई एक छोटी सी सिटी या कोई एक छोटा सा टाउन होगा जहाँ पर ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। फिर आता है वैन। वैन जो होता है वाइड एरिया में होता है और ये क्या एक पूरा कंट्री को कवर कर सकता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम तीनों ने मतलब इन तीनों एरियाज़ में हमने जो है इंटरनेट की स्पीड सेम रखी है, तो कहाँ पे आपको जो है बहुत जल्दी आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो लैन में जो है स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि ये बहुत एक छोटे एरिया में काम हो रहा है। मैन में स्पीड जो है मॉडरेट होगी और यहाँ पे जो है स्पीड लो हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मॉडम परिवर्तित करता है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉडम। तो मॉडम क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की।
MO जो होता है वो मॉड्यूलेटर से लिया जाता है, और जो DEM होता है ये हमारा डीमॉड्यूलेटर से लिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, आपने अगर बहुत पहले जब लैंडलाइन फ़ोन्स के थ्रू हम जो है यूज़ करते थे इंटरनेट को, तो वहाँ पर आते थे जो भी सिग्नल, और आज भी जब हम वाईफाई यूज़ करते हैं तो हमारे घरों में एक मॉडेम लगा होता है। वो मॉडेम करता क्या है कि जो वहाँ से इंटरनेट के माध्यम से जो भी सिग्नल आ रहे हैं वो हमारे किस फॉर्म में आ रहे हैं, एनालॉग के फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो सेल फोन है वो किस पे वर्क कर रहा है, वो हमारा डिजिटल पे वर्क कर रहा है। तो ये करेंगे क्या, एनालॉग सिग्नल को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे हमारे डिजिटल सिग्नल में। और साथ ही साथ जब हम यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ भी टेक्स्ट टाइप करके भेजेंगे तो वो कौन से हैं, डिजिटल सिग्नल हम भेज रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल में। तो यहाँ देखो पहला क्या कह रहा है, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में, और दूसरा कह रहा है डिजिटल सिग्नल को फिर से कन्वर्ट करते हैं एनालॉग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, बीच में एक मॉडरेटर का काम करते हैं, जो यहाँ के सिग्नल उधर और उधर के सिग्नल इधर लाके दोनों को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेशन का दोनों ही काम ये करता है मॉडेम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WWW का आविष्कारक कौन था। तो जो WWW है उसका जो आविष्कार है 1939 में विम बर्नर्स ली ने किया था। ये WWW होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये जस्ट लाइक हमारी बुक की तरह होता है, इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से, ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है और क्या करता है, हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं तो ये जो WWW है इसी के माध्यम से हम जो है इंटरनेट की दुनिया में जाकर वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास तक आ पाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने 2017 के जितने भी आपके प्रश्न थे उन सभी को अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको देने का प्रयास किया है वो इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।